सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे कि किसी तरह की परेशानी और डिस्टरबेंस नहीं आए। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है और आप लगातार कई सारे लोग इसमें सतत जुड़ते आ रहे हैं, हम 5 दिन से पर्यावरण सप्ताह मना रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दृष्टिगत हम 13 तारीख से 20 तारीख तक पर्यावरण सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जिस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदूषण हो, विशेष करके प्लास्टिक आयाम, जैसे कि 3 आयामों पे बात भी हुई थी, प्लास्टिक आयाम और अन्य अन्य प्रकार के प्रदूषण और उनके कारण और थोड़ा निराकरण और उसके बारे में चर्चा, इस हेतु आज का यह सत्र आयोजित किया गया है। अब मैं सर्वप्रथम शिव पूजन जी से आग्रह करूंगा कि वो सब अधिकारियों का परिचय कराएं। शिव पूजन जी भाई साहब। जी, सबसे पहला परिचय है श्री विजय कुमार जी अहिरवार। आप बीई और पर्यावरण इंजीनियर में जबलपुर से। आप मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 1984 से सेवारत हैं। आप पर्यावरण के डायरेक्टर के पद पर 2015 से हैं। पर्यावरण प्रबंधन में आप अमेरिका, ताइपेई, श्रीलंका से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आपका निवास श्रीलंका में है। आप विज्ञान भारती से 2009 से जुड़े हुए हैं। आप वीर सावरकर शाखा में स्वयंसेवक 2015 से हैं। आप दूरदर्शन, आकाशवाणी, अन्य चैनलों पर पर्यावरण विषयों पर व्याख्यान और लाइव चर्चा देते रहे हैं। आप समाचार पत्रिकाओं में लेखन भी कर चुके हैं। आप शैक्षणिक तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं में व्याख्यान, विवेकानंद संस्थान, शिव पूजन जी भाई साहब। श्री सतीश जी पिपलीकर भाई साहब। आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संचालक हैं। आप एमपीवी से चीफ केमिस्ट पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका निवास भोपाल में है। तीसरा परिचय है श्री संतोष जी मीणा भाई साहब। आप भोपाल विभाग के सह विभाग कार्यवाह एवं प्रांत सह संपर्क प्रमुख का दायित्व है। आपका स्वयं का व्यवसाय है। आपका भोपाल में निवास है। और चौथा परिचय है श्री श्रवण जी सैनी जी। आप विभाग प्रचारक हैं भोपाल से। अब आगे जी, तो अब मैं एक और परिचय है भाई साहब, एक और परिचय में जोड़ रहा हूँ। श्री अनिल जी तांबड़ू। अनिल जी तांबड़ू भाई साहब अपने भोपाल विभाग के माननीय विभाग संघ चालक हैं। आपका भोपाल में निवास। जी कार्तिक जी। बढ़िया। आप सब हमारे आज प्रमुख अधिकारी, मुख्य अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और अब मैं अहिरवार साहब से आग्रह करूंगा कि वो आगे का सत्र विषय विशेषज्ञ के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शित करें। विजय जी भाई साहब। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जो मेरे वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम। पर्यावरण के लिए तो ये कहा जाए कि पर्यावरण एक कोई नया विषय नहीं है। हम लोग पर्यावरण के साथ ही जीते हैं, जागते हैं, रहते हैं। तो मैं जो कहूंगा वो तो ठीक है, पर इसके अलावा भी चूंकि ये बड़ा व्यापक विषय है, मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो मैं जैसे कहते हैं ना कि मैं वही बात कहूंगा जो आपके जेहन में है, जो आपको सबको मालूम है। बस ये कहते हैं ना कि हम लोग थोड़ा उसको विस्मृत करते रहते हैं बीच बीच में। तो इसलिए बस एक ये है कि मुझे शेक्सपियर की वो कहावत याद आती है, फिटिंग इन दी पिक्चर्स ऑफ माइंड, यानी आपके जेहन में जो पहले से है वही आपको अच्छा लगेगा। तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूं कि अगर हम देखें पूरे विश्व में तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4% ही आता है विश्व की तुलना में। और पॉपुलेशन हमारे पास लगभग आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग 18% पॉपुलेशन का भार है। अब थोड़ा सा इसको तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा देख के चलिए कि 2.4% हमारे पास जमीन है, 18%
पॉपुलेशन का भार है और पानी सिर्फ 4% है, 0.4%। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि ये लगभग जो हमारी पृथ्वी है यानी इसी पर जीवन है, क्योंकि यही अनुकूल वातावरण है, ये लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। और अलगी और बैक्टीरिया ये हैं 340 करोड़ पुराने, 340 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ऐसा जो वैज्ञानिक उससे एज का अनुमान लगाते हैं उससे है, कार्बन डेटिंग से। और प्लांट एनिमल भी लगभग 70 करोड़ वर्षों से विद्यमान है। केवल मानव, हम सब लोग ही 16 लाख वर्ष पुराने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमने ऐसा विकास किया और जीने की ऐसी हमने स्टाइल अपना ली है, जीवन शैली, कि वृक्ष हमारे 46% कम हो गए हैं। जीव भी, अन्य जीव जिनसे संतुलन है पूरा पूरा, वो भी लगभग 50% कम हो रहे हैं। और ग्रीन कवर 25 से 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए ग्रीन कवर। तो अभी चंडीगढ़ का आया था कि वहां लगभग 55 स्क्वायर मीटर है पर कैपिटा, और दिल्ली में 22 है। इसका मतलब है कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हम लोग आ रहे हैं। अब आप देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो जल और वायु है। यानी आप देखिए कि वायु को इसीलिए प्राण वायु कहा गया है और जल को जल ही जीवन कहा गया है। वायु का सेवन हम सब लोग लगभग, जैसा हम लोग कहते हैं, 21,600 बार सांस लेते हैं हम, लगभग। थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, कोई 21,000 बार लेगा, कोई 22,000 बार लेगा, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ दी वर्क। तो लगभग अगर मोटे मोटे उससे लगाएं कि जो 21,600 बार सांस लेते हैं तो लगभग 11,000 लीटर हम लोग हवा का सेवन करते हैं। इस हवा में जिसमें कि 20.8% से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, वही हवा हमारे लिए कारगर है। अब हम लोग पुराने उसमें जाते हैं कि क्या प्रदूषण अभी महसूस किया गया या पहले से था। तो ये कि प्राकृतिक प्रदूषण तो शुरुआत से है, चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में आया हो, चाहे वो भूस्खलन के रूप में आया हो, भूकंप के रूप में आया हो, और सुनामी जैसी आपदाओं के रूप में, या कभी कभी कोई वायरल एक्टिविटी भी आती रही है, जो कि एक उत्सर्जन का नियम है। लेकिन हमने विकास की अंधाधुंध दौड़ में लगभग पिछले 4 दशक से 40-50 साल का आप लीजिए, चूंकि पॉपुलेशन आबाद गति से बढ़ गई, जब पॉपुलेशन बढ़ गई आबाद गति से तो फिर हमें पॉपुलेशन बढ़ गई आबाद गति से तो हमें उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, यानी सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश पेस्ट चाहिए, फिर साबुन चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, और रात को जब हम सोते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट भी चाहिए है, कुल मिला के बिजली भी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें चाहिए, और अब तो जमाना ही आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी चाहिए हमको। तो अब उद्योग तो लगाना पड़ेंगे, और कोई भी उत्पादन शून्य प्रदूषण रहित नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रदूषण के साथ में कि प्रदूषण नियंत्रण में रहे और उत्पादन भी होता जाए और लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, ताकि एक आरामदेह लाइफ जीते रहें। लेकिन आरामदेह लाइफ तक तो उसमें ऐसा हो गया कि सबने अपने अपने लिए डिजाइन कर लिया अलग अलग। जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा संसाधन है, मींस यूरोप, उन्होंने अपने मापदंड आराम के आवश्यकता वाली लाइफ के कुछ अलग बना लिए। हमने, हमारे यहाँ संसाधन कम है तो हमने आवश्यकता वाली लाइफ के पैमाने हमारे अलग हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि कोई भी हो, वायुमंडल में अगर हम देखें तो वायुमंडल का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है कि एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह नहीं आएगा, या एक जगह का रेडिएशन दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करेगा, करता जरूर है। अभी देखिए हम लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं, जो हम सामने नहीं मिल रहे हैं, दूर दूर से बैठ के बात कर रहे हैं, उसका भी असर तो आया है जहां से भी आया है। ठीक है, उसकी पोटेंसी कम है, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का है। यहां मैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी की बात को कोट करना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा था कि धरती सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती है, लेकिन किसी एक के भी लालच को नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि समाज का एक व्यक्ति यदि उन्नति करता है तो पूरा समाज उन्नति करता है, और एक व्यक्ति अगर अवनति करता है उसका प्रभाव पूरे समाज को झेलना पड़ता है।
अभी आप देखिए किसी भी गांव शहर कहीं भी जाते हैं, चाहे आप हवाई जहाज से उतरें, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं, सड़क मार्ग से, जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कचरे के ढेर, तो उससे पता लगता है कि आप किसी बड़े शहर में पहुंच रहे हैं। जितना बड़ा कचरे के ढेर मिलेंगे, आपको लगेगा उस शहर की पॉपुलेशन या उस शहर की संपन्नता उतनी ही हो गई है। यानी अब प्रदूषण पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं जल प्रदूषण वाले, वायु प्रदूषण वाले उस पर था कि हम लगभग 11,000 लीटर हवा का सेवन करते हैं। अभी हवा आती कहां से है? ये प्राकृतिक चक्र से बनती है। सूर्य की स्थिति में वनस्पति पेड़ को बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अभी देखिए, हमने जैसे ही विकास हुआ, जंगल साफ कर दिए, नदियों से रेत का उत्खनन आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ना सिस्टम के नियंत्रण में है, ना किसी के नियंत्रण में। तो नदियों का प्रवाह भी उसी तरह से प्रभावित हो रहा है। नदियां भी सदा नीरा नहीं रही। आप देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक नदी है, नर्मदा सदा नीरा, जिस पर भी बहुत सारे बांध बन गए हैं। तो आगे 50 साल बाद क्या सदा नीरा रह पाएगी? ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं वो जल, जिसको हम जल ही जीवन कहते हैं। अब पहले तो हम वायु की चर्चा कर रहे थे, प्राणवायु, इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको प्राणवायु की संज्ञा दी थी कि भाई ये प्राणवायु है, क्योंकि आप 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते बिना वायु के। और पानी के इसमें आते हैं तो हर व्यक्ति को लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए पड़ता है। सिर्फ पीने की बात कर रहा हूं, वजन के अनुसार, पर औसत में बता रहा हूं, 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए पड़ता है। अब इसमें और जो हमारे दूसरे क्रियाकलाप हैं, नहाने धोने से लेकर, भोजन बनने से, कपड़े धोने से लेकर, कार साफ करने, तो एक पैमाना तय किया गया है कि लगभग 150 लीटर पानी लगता है औसतन एक मध्यम वर्गीय परिवार में। अब जो गरीब हैं उनको तो 40 लीटर भी नहीं मिल पाता है पर व्यक्ति। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि कंफर्ट वाले जोन की 150 लीटर। अब यहां देखिए कि जैसे मैं आपको स्मरण कराया था कि 2.4% क्षेत्रफल है हमारे पास, 18% पॉपुलेशन है, और 4% केवल 4% हमारे पास पानी का भंडार है। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जब 4% ही है और शरीर में, पॉपुलेशन तो है हमारी, शरीर में हम लगभग पानी का हिस्सा 70% है, और लगभग बीमारियों का आप देखिए कि 80% बीमारियां वाटर बोर्न बीमारियां कहलाती हैं, पानी से जनित बीमारियां कहलाती हैं, क्योंकि 70%, लगभग 70% गांवों में आज भी पीने का पानी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, जिसको पेयजल गुणवत्ता कहते हैं। अब हमारा आश्रित क्या हुआ? पहले तो हर जगह तालाब थे और नदियां थीं, और नदियों में एक आचरण हुआ करता था। लोग जाते थे सुबह, नहाते थे, लेकिन नहाने में एक था कि एक वैदिक धर्म का पालन करते थे। नदी में से 5 खोवा, मतलब दोनों हाथ आप जोड़िए और उससे आप नीचे से गाद निकाल के बाहर फेंकते थे। ये प्रत्येक का धर्म था। प्रत्येक जो नहाता था वो नदी को पहले प्रणाम करता था, या जो भी जल स्रोत है उसको प्रणाम करता था, और उसको मालूम था कि हमारे इससे एक्टिविटी से ये कुछ ना कुछ कचरा जा रहा है। अब आप देखिए कि चूंकि नदियों में पानी नहीं रहा, और जितना भी पानी है, तालाब, कई शहरों में तो तालाब भी लोगों ने पाट लिए, कॉलोनी निकाल दी है। अभी रतलाम का एक जजमेंट था जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी पढ़ा गया था। करीब 40 साल पहले वहां एक जजमेंट आया था, एक तालाब को लोगों ने मिलजुल के पाट दिया था और कॉलोनी खड़ी कर दी थी, और वहां के कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो यानी जागरूकता की बात है कि आज से 40 साल पहले वहां के लोगों में ये जागरूकता थी कि एक लैंडमार्क जजमेंट वहां पास हुआ। लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले कि ये बड़ा तालाब जो भोपाल का है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है साहब, और उसमें भी जो जानकार लोग हैं वो कह रहे नहीं नहीं साहब वहीं बनना चाहिए, जबकि एक मूलभूत नियम है कि साहब सीवेज की पाइपलाइन अलग रहती है और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन अलग रहती है, और तालाब के कैचमेंट में तो इस तरह की कोई भी निर्माण होना ही नहीं चाहिए। यानी बराबर गाइडलाइन है कि जो भी फुल टैंक लेवल है
उससे 500 मीटर दूर पर ही कोई संरचना बनेगी, कोई स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन आप देखिए कि पिछले 20 सालों में 2-3 तो वहां होटल आ गए, उनका सारा कचरा जाता है। आप कितने दिन रोकेंगे लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी पंप फेल है तो कभी बिजली फेल है तो कभी उसने कहा मैं क्यों इतना पैसा खर्च करूं, अभी तो बहुत सारा पानी है, जाने दो। कुल मिला के हम ही लोग इसको, जल तत्व को, जबकि उसका कहा गया है ऋग्वेद में, एक छोटा सा श्लोक है, अपो बहुंतु पिते, मीन्स वाटर इज द फादर ऑफ ऑल, जिसको कहा गया विष्णु तत्व। जब कहा गया कि साहब किसी भी चीज में, हर चीज में कहीं ना कहीं जल तत्व है, इसीलिए कहा गया कि कण कण में भगवान है। मतलब आप एक जिसको बोलते हैं कि कम ज्ञानी को ऐसे बताया जाता था कि कण कण में भगवान है, तो पर उसका मतलब यह था कि जल तत्व है जिससे ही ये सब चर अचर, ये जो भी वनस्पति है, जड़ जगत है, वनस्पति जगत है, ये सब कायम है, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब आप देखिए कि 2 से 3 लीटर तो हमको पानी पीने के लिए चाहिए, बिना पानी के हम कितने दिन रह सकते हैं ये हम सब जानते हैं। और आप देखिए कि किसी भी शहर में कहीं भी चले जाइए, क्या आज आप बिना पानी की बोतल के जा सकते हैं क्या? अपने बच्चों को आप पानी की बोतल लेके ही स्कूल भेजते हैं। आपके कार्यालय में भले ही एक्वागार्ड लगा हो, लेकिन आप अपने घर से पानी ले जाते हैं। तो ये स्थिति आज हो गई है, तो जो बड़ी चिंतनीय है। एक डेटा मैं बता रहा हूं आपको, 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर पानी पर ईयर पर कैपिटा के लिए था। 2015 में जब यह सर्वे हुआ सैटेलाइट से, तो पता चला कि वो घट करके 1545 मिलियन क्यूबिक मीटर पर कैपिटा रह गया। मतलब 1816 से केवल 15 साल में ही 1545 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। 2050 में अगर आप जाते हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाता है, लगभग 900 क्यूबिक मीटर बता रहे हैं हमारे जो आंकड़े हैं कि लगभग, और अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से पर कैपिटा पर ईयर के लिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति को 1 साल के लिए इतना पानी चाहिए पड़ता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के हिसाब से ही बताया गया है। पहले अभी आप पढ़ रहे होंगे पेपरों में, कहीं बावड़ी है, कहीं तालाब थे, सब शहरों में और गांव में जहां भी बसाहट होती थी वहां रहते थे, क्योंकि नदी हर जगह नहीं थी। हालांकि यह है कि जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जन्म हुई हैं वो सब पानी के कारण ही प्रगति पर आई हैं, क्योंकि जहां जल है वहीं विकास आप कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, आप पानी के उससे उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे आयाम पर, जल और वायु हो गया। अब आते हैं कि पृथ्वी, एक हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में पृथ्वी का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पृथ्वी पे भी एक बहुत पतली सी क्रस्ट है, ये जो लाखों करोड़ों वर्ष में बनती है, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, जो उर्वरक होती है, जो कुछ कहीं कहीं कुछ फीट है, कहीं कहीं कुछ मीटर है। और अगर इसका क्षरण वायु से भी होता है और पानी से भी होता है। मान लो एक उदाहरण से ऐसे बताऊं कि मान लो बिजली नहीं है और किसान ने पंप चला दिया, और बिजली कब आई और कब पानी आया और कितना खेत की मिट्टी कहां बह गई नाले में, उसको मालूम नहीं है। तो ये ऐसे क्षरण हो रहा है, और कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है और कुछ रसायनों से भी होता है, जो हम बहुत जल्दी फसल लेने के चक्कर में या कैश क्रॉप लेने के चक्कर में हम अनाप शनाप अनकंट्रोल अनियंत्रित रूप से कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं और खाद का भी उपयोग कर रहे हैं। तो उससे भी हमारे पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और जमीन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ करके हम आबादी बढ़ा रहे हैं, शहरों का विकास कर रहे हैं। भोपाल को ही आप देख लें, 50 साल पहले भोपाल क्या था, आज क्या है। यानी अगर किसी एरिया से बाघ आपके क्षेत्र में आ रहा है तो वो बाघ तो अनभिज्ञ नहीं है, आप ही उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने जा रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो पानी के जितने स्रोत हैं इसके बारे में हमें चिंतन ये करना पड़ेगा कि पानी हम प्रकृति पर ही आधारित चक्र पर ही निर्भर हैं। पानी हम बना नहीं सकते किसी प्रयोगशाला में, अगर वो बनाएंगे भी तो जल ही जीवन वाला प्रिंसिपल नहीं है वो पानी सिर्फ प्रयोगशाला के उपयोग के लिए। और बनाएंगे कैसे, जो विज्ञान है वो तो यही कहेगा ना, आप वायुमंडल से लेंगे, कंडेंस करेंगे तो थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। कितना कंडेंस करेंगे,
इसी तरह से हवा का है। तो कुल मिला के आपको प्राकृतिक चक्र पर ही निर्भर रहना है, जो सूर्य और वनस्पति और पृथ्वी इन सबके आपसी तालमेल से। कहते हैं कि नदी, पहाड़, पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, इन सबका आंतरिक संबंध है। लेकिन मनुष्य जो जीव 16 लाख साल पहले आया है, इसका आत्मिक संबंध भी सबसे है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कई हमारे जो वैद्य धन्वंतरी थे, वो वृक्षों से बात करते थे और वृक्षों की पूजा करते थे पहले, कि हमें अमुक व्यक्ति के रोग निवारण के लिए आपके शरीर को कस देना पड़ रहा है, या आपकी जड़ लेनी पड़ रही है, या आपका तना लेना पड़ रहा। इसी तरह से आप देखिए कि वायुमंडल के बारे में कहा गया है, शम नो वातः पवताम। ये मैं ऋग्वेद का इसलिए बता रहा हूं कि हमारे संविधान में तो अभी संशोधन हुआ और अभी जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम बने, पर हमारे ऋषि मुनि और मनीषी वे जानते थे कि हजारों वर्षों तक मानव सभ्यता कैसे ठीक ठाक रहेगी, अच्छे से जीवन यापन करेगी, सर्वे भवन्तु सुखना जीवेम शरदा शतम आदि सिद्धांतों पे करते हुए, कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आधारित करते हुए स्वस्थ जीवन जिएगी। तो इसीलिए उन्होंने ये सब दिया था, शमनो वाता पवताम मीन्स कल्याणकारी वायु बहे। अब इस कल्याणकारी में देखिए शुद्ध ऑक्सीजन भी आ गई, और इसमें जो कहना चाहिए आवश्यक कि भाई दुर्गंध रहित है, शीतल भी है, तो इसमें सभी गुण आ गए जो एक जीवन के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। अभी लोग कहेंगे कि साहब पोल्यूशन कंट्रोल के नियम क्यों बनाए गए, क्या बनाने की जरूरत थी? तो मैंने एक सेमिनार में बताया था कि भाई हमने इतना विकास कर लिया है कि आज माता पिता के पालन पोषण के लिए भी कानून बनाना पड़ रहा है, बच्चों के जेंडर मेंटेन करने के लिए भी गर्भपात निरोधक कानून बनाना पड़ रहा है, या बच्चों के जो शोषण से बचाने के लिए हमको बहुत सारे कानून बनाने पड़ रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी लाना पड़ रही हैं। तो हम वही मनुष्य जो 16 लाख साल पहले ही आए हैं, हमने इतना विकास कर लिया कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल के नियम भी बनाने पड़े। अब पोल्यूशन कंट्रोल के कितने नियम हैं, मैं मोटे मोटे बता देता हूं कि जल प्रदूषण नियंत्रण का नियम 1974 में आया था, और वायु प्रदूषण का नियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम 1981 में आया था। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, हालांकि ये एक्सीडेंट था, इसका प्रदूषण से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदूषण इसमें शामिल है। पर वस्तुतः ये औद्योगिक सुरक्षा की चूक थी, लेकिन इसमें देखते हुए जो नियमों में कमियां थी, तो एक अम्ब्रेला एक्ट जिसको बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया गया। उसके बाद में बहुत सारे नियम आ गए जो आज आप देख रहे हैं कि बैटरी का नियम भी है, प्लास्टिक कैरी बैग के लिए भी नियम है, और घरों से जो कचरा निकल रहा है इसके भी नियम है, और उद्योगों से जो खतरनाक वेस्ट निकलता है उसके भी नियम है। क्योंकि मैं मोटा मोटा बता दूं कि यदि दवाइयां यहां बन रही हैं आपके यहां, और हम दूसरे कंट्रीज को भेज रहे हैं जिनसे हमारी ट्रीटी है, तो कचरा भी हमारे ही पास है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसको अन्यथा ना लीजिए, बुरा मत मानिए इसको। जैसे बीड़ी बनाने वाले मजदूर जो होता है ना, सेठ तो अलग बैठा हुआ है और बीड़ी बनाने वाला मजदूर है, उसके यहाँ कचरा घर में ही रहता है। बीड़ी तो सेठ के गोदाम में पहुंच गई और उसको जो पैसा मिलना था मिल गया। वैसे ही औषधियां हमारे यहाँ बनती हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय, अच्छी क्वालिटी के मसाले सब हमारे यहाँ प्रोसेस होते हैं, उसका कचरा हमारे यहाँ रहता है और हमें बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि हमें भी कुछ उनसे चाहिए है। कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का बाहर जाता है, चाय भी, शक्कर भी, ये हम सब जानते हैं। तो इनकी फैक्ट्रियों से जो कचरा होता है ये हमारे यहीं है। इसके पहले हम लोग विदेशों से बहुत सारा कचरा ले आते थे 1986 के पहले, क्योंकि नियम नहीं था, और उस कचरे में यदि 2% भी काम की चीज है तो हम उसके लिए हम विदेशों से ले आते थे, वो लोग फ्री दे देते थे, और हम लोग ला करके यहाँ 2% के चक्कर में 98% कचरा हम अपने देश में ही रखते थे, और ये विधान था। लेकिन 1989 में जो खतरनाक अपशिष्ट नियम बन गया, उसके बाद फिर ऐसे किसी कचरे को आने से मना कर दिया जिसको प्रोसेसिंग करना हो। उसकी पहले बहुत अच्छी से जांच होती है
देखा जाता है, कोई जैविक तो नहीं है, कोई और हैजार्डस वेस्ट उसमें तो नहीं है, कोई उसमें और खतरनाक रसायन तो नहीं है जो लंबे समय तक हमारे उसको परेशान कर सकते हैं साइकिल को, या जेनेटिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे नियम ये हाल ही में आए हैं, ये कोई बहुत ज्यादा पहले नियम नहीं आए हैं। 1986 में अम्ब्रेला एक्ट बना, तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और आप जैसा जानते हैं बहुत सारे नियम बन गए, लेकिन 15-20 सालों तक उनका कोई पालन नहीं हुआ। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज भी नियमों के पालन की स्थिति बहुत 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 दयनीय है। मसलन बेंगलोर में आउट एरिया में एक लेडी रहती थी, अलिमित्रा एच पटेल। उनके घर वो मतलब शहर से बाहर फार्म हाउस में रहते थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से रहते थे कि भाई आउटस्कर्ट में रहेंगे तो अच्छी हवा मिलेगी, पानी भी अच्छा मिल जाएगा, अपेक्षाकृत ट्रैफिक से दूर रहेंगे। तो उन्होंने नगर निगम और कोर्ट और सबको लिखा कि भाई ये कचरा हमारे पड़ोस में फेंक रहे हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा है, पर नहीं माने। उन्होंने फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में रीट लगाई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप शहर में रह रहे हैं, आप संपन्न हैं, तो आप कचरा बाहर 15-20 किलोमीटर दूर जो भी गांव टप्पा है वहां फेंक दें, ये ठीक नहीं है। इसका विधिवत आप अपवहन करें, मीन्स डिस्पोजल करें, सुरक्षात्मक तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। वो नियम बने, और वो नियम बने 2000 में, वर्ष 2000 में बने। अभी 2016 में उन नियमों को फिर से परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि 90% नियमों का पालन ही नहीं हुआ था। जिम्मेदारी ये थी कि नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे पंचायत हो, अपने शहर का कचरा, अपने आवासीय क्षेत्र का कचरा उनको उठाना है, घरों घरों से कलेक्ट करना है और उसको प्रोसेस करना है, खाद बनाना है, और जो इनर्ट मटेरियल है उसको भराव के लिए उपयोग करना है, ताकि गंदगी नहीं फैले, बीमारी नहीं फैले। क्योंकि एक सर्वे आया था कि अगर हम ये स्वच्छता के उपाय कर लें, पर्यावरण के उपाय कर लें, तो हमारा जो बीमार पे जो खर्च हो रहा हमारे, और जो जब श्रमिक एक बीमार होता है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रशिक्षण भी दिया होता है। कुल मिला के इसके खर्च से आधे से भी कम खर्च में हमारी ये सारी योजनाएं सफाई की हो जाती, ऐसा एक डाटा आया था। और ये बिल्कुल प्रासंगिक सत्य है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 80% बीमारियां हमारी वाटर बोर्न डिसीज हैं। इनका अगर देखें तो एक बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा दवाइयों का खर्चा इस पर है। अब देखिए, फैक्ट्री वाइज अगर हम लेते हैं तो अब इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना हो गई। लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जो स्थापना हुई उसमें कहा गया कि ये स्वतंत्र एजेंसियां रहेंगी और काम करेंगी राज्य सरकार के समन्वय से। उसी तरह केंद्र में केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिया है, परंतु इसको कभी भी ऑटोनोमस स्टेटस नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार की एक नीति होती है, ब्यूरोक्रेट्स की होती है, कि वो अपने सब चीजों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि हमारा बोर्ड 1974 में बना था, 74 से लेके अभी तक आधे समय तो नॉन तकनीकी अधिकारी ही चेयरमैन रहे। आधे समय जो भी सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो चेयरमैन की पोस्ट पकड़े रहते हैं। क्यों पकड़े रहते हैं, इसका व्याख्यान करना उचित नहीं होगा अभी। इसी तरह से जो नेक्स्ट पोस्ट होती है मेंबर सेक्रेटरी की, उसमें भी दाव पेंच, कोई भी कहीं से आदमी आ जाता है, ना कभी विज्ञापन होता है और ना अच्छे आदमी को काम करने का मौका दिया जाता है। ये अकाट्य सत्य है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ये सभी राज्यों में है लगभग। अब आते हैं प्रदूषण पर। सबसे ज्यादा अगर जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों का है। क्योंकि जो घरेलू निस्राव है, आपका मलमूत्र है, वही 80% है वाटर पोल्यूशन में। अगर पूरा वाटर पोल्यूशन को हम गणना करें तो 70 से 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो घरेलू दूषित जल से है। और
बाकी जो बचता है वो हमारा उद्योगों से है और दूसरी एक्टिविटी से है। इसी तरह वायु प्रदूषण में अगर मोटा मोटा देखें तो 60 से 70% वायु प्रदूषण सिर्फ वाहनों से होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना मजबूत है नहीं, भरोसा भी नहीं है लोगों को बहुत ज्यादा। वो तो बहुत मजबूरी हो जब ही आदमी सिटी बस पकड़ के जाता है। और फिर एक ये हो गया कि भाई बैंकों से लोन बहुत आसान से मिल गया कार खरीदने, और उसके लिए तो हर घर में 2-2 3-3 कार हैं, तो चाहे जब जो उठा के चल देता है। किसी को पैदल चलने का हो तो डॉक्टर जब बोलते हैं जब भी पैदल चलते हैं, नहीं तो वो सोचते हैं कि स्टेटस की बात हो गई, भाई गाड़ी लेके ही चल रहा है। कुल मिला के ये ऐसी स्थिति अभी बन रही है कि ट्रैफिक कंजेशन इसी कारण है और पोल्यूशन का बहुत कुछ योगदान भी इसी के कारण है। अब हम आते हैं औद्योगिक प्रदूषण पर। तो ये जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हैं, इनकी जब कार्य प्रणाली पर बात आई कि भाई ये नगर निगम को नोटिस दें, नगर निगम में कोई आईएएस बैठता है, उसके खिलाफ अगर कोर्ट केस किया तो वो किसी ना किसी तरीके से सेक्रेटरी या वो सरकार वो कहते भाई हम ही मिले क्या आपको कोर्ट केस करने के लिए। तो अब सवाल यह कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे काम करे, यहां ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अब ये होता है कि मान लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि ठोस अपशिष्ट नियम 2000 में बना था, अलमित्रा एच पटेल जिन्होंने कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, तो 2016 में वो नियम पूरे बदल दिए गए। कैसे? उन्होंने कहा साहब नगर निगम और स्थायी निकायों के पास पैसे नहीं है, हम लोग तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी इसमें पैसा लगाए और फिर इससे हमारे को कुछ टैक्सेस भी दे और ये सब करे, हमारी तो वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर वित्तीय स्थिति नहीं है अच्छी तो क्या पोल्यूशन कंटिन्यू किया जाए, होने दिया जाए, अलाउ किया जाए? तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 2 लाख टन कचरा देश में प्रतिदिन निकलता है सिर्फ नगरीय निकायों से। अभी इसमें पंचायत का शामिल नहीं है, अगर पंचायत का शामिल करें तो शायद ये 2.5 लाख टन हो जाएगा। अकेले भोपाल का मैं बताऊं आपको 1200 टन करीब है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो भोपाल कैपिटल है और यहां एक वो खंती बनी, भानपुरा खंती, और वो बनी, अभी भी प्रोसेसिंग प्लांट मैं कहूं बिल्कुल नियमों के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कागज की पूर्ति एक अलग चीज है। तो अगर मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ले लें तो हम तो यह था कि अगर भोपाल जैसी राजधानी में ही ये चीजें हो जाएं। मुझे एक बार जबलपुर में बुलाया गया था स्मार्ट सिटी के उसमें, तो मैंने कहा भाई पहले हम स्मार्ट गांव तो बना लें, स्मार्ट सिटी बाद में बनाएं। पहले लोगों को शुद्ध हवा और शुद्ध पानी देने की व्यवस्था तो कर लें। पक्के मकान तो एक दूसरी बात होती है, या अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दूसरी बात होती है। एनीवे, एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि वाटर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो नगरीय निकायों से जो वेस्ट निकलता है उसके कारण है। वायु प्रदूषण में व्हीकल जिम्मेदार है। अब उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए 1 टन पेपर बनता है तो आज से 30 साल पहले लगभग 300 टन पानी लगता था। 1 टन पेपर के लिए 300 टन पानी लगता था। टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ और सुधार होते होते आज हम 60 से 70 टन पर आ गए हैं। ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपको ग्लोबल मार्केट मीट करना है, तो जो अच्छी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में उपलब्ध होगी वो ले आएंगे। इसी तरह से शराब बनाने में है। 1 लीटर शराब बनाने में लगभग 14 लीटर पानी, गंदा पानी निकलता है। 14 क्या 20 निकलता होगा, वो 14 बताया जाता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट है, इसलिए 14 का हल निकालना जरूरी है। बाकी तो ये फैक्ट्री की सफाई और इस सब में निकलता है, इसको बहुत ज्यादा गणना में नहीं लेते हैं। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि उद्योगों से प्रदूषण पर तो नियंत्रण काफी कुछ इसलिए हो गया कि 1992 में सम्मति जो देते थे, सम्मति 2 चरणों में दी जाने लगी। पहला, जब उद्योग स्थापित होगा उसको कुछ शर्तें होंगी कि आप ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो आपको ये पोल्यूशन के उपकरण लगाने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए। फिर उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर उनको उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि पहले अनुभव यह था 1992 के पहले, जैसा कि बोर्ड तो 1974 से है, पहले अनुभव था कि
सम्मति ले जाते थे, और जब उनको एक्सपांशन करना होता था तब आते थे, या बैंक से लोन लेना हो जब आते थे, तब उनकी जांच होती थी तो पता चला कि साहब वो तो वायोलेशन कर रहे हैं। और ये बात सत्य है, बड़े उद्योगों को सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तो वो समर्थ होते हैं अपने आप को प्रदूषण को छिपाने में, दिखाने में, और प्रदूषण नियंत्रण की एजेंसियों को डराने धमकाने में भी। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से बहुत अच्छी तकनीक के उन्होंने उपकरण लगाए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के सिस्टम भी लगाए हैं, क्योंकि एनजीटी भी हो गया है, मीडिया भी हो गया है, लोग भी जागरूक हो गए हैं। और दूसरी चीज ये कि पानी और ऊर्जा जो कभी बहुत सस्ते हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वो अब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं। तो अब चाहे सीमेंट हो, सीमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 25 साल पहले आप किसी सीमेंट प्लांट में विजिट करने जाएं, निरीक्षण करने जाएं, तो आप जब भी लौटेंगे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको स्नान करना पड़ेगा। वही हाल थर्मल पावर यूनिटों का था। लेकिन अब इतनी अच्छी तकनीक आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा भाई लाइमस्टोन हम खोदते हैं, कोयला भी खरीदते हैं, तो हम इसको चिमनी से उड़ने क्यों दें। उड़ने में दूसरा नुकसान है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरा बदनामी हो रही उद्योग की। तो ऐसा करके उन्होंने स्वनियंत्रण कर लिया। कानून बने हैं एक अलग बात है, पर जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि उनका खुद का भलाई है, उसमें रिसाइकिल हो रही है, उनकी एनर्जी रिसाइकिल हो रही है, उनका पानी रिसाइकिल हो रही, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही, उनकी क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को अद्यतन तकनीक के आधार पर कर लिया है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर उन सबको कॉम्पीट करना है। तो उद्योगों से प्रदूषण जो है अधिकांश मानकों में है, लेकिन हमारे 2 चैलेंजेस अभी भी उद्योग में हैं। पहला ये कि जो डाई इंडस्ट्री है उनका वेस्ट का अभी भी वर्ल्ड में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड में। उसको जो मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर है उससे उड़ाने की बात होती है कि वेस्ट को गर्म करके भाप बना के उड़ाना है, उससे जो राख बनेगी, राख थोड़ी सी निकलेगी, उसको हमें डिस्पोजल साइट पे करना है। वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज्यादा महंगा है कि आप समझिए कि बहुत कम उद्योग उसको ईमानदारी से चलाते हैं। नहीं तो जांच एजेंसी जब गई तब उन्होंने उसको चालू कर लिया, और अदरवाइज फिर उन्होंने अपनी नियत के अनुसार। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि बाहर की एजेंसी जो वो प्रोडक्ट खरीदती हैं, चाहे दवाई खरीदें चाहे डाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खरीदें, वो आके अब निरीक्षण करने लगी कि आपका व्यवस्था कैसी है, आपका रॉ मटेरियल से लेकर के और पोल्यूशन कंट्रोल तक की व्यवस्थाओं पर वो, बल्कि वर्कर्स की हेल्थ कैसी है इस पर भी उनका फोकस हो गया। तो अब सबने बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था कर ली है पिछले 5-7 सालों से, जब से ऑडिट होने लगा है उनका। क्योंकि उनका ये कहना है, विदेश के जो लोग खरीदते हैं, जो देश खरीदते हैं, कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जहां कॉस्ट कम बताई जाती है तो वो जाते हैं, देखते हैं कि आप इसका मतलब कुछ ना कुछ नियमों को बाईपास कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो देखते हैं पर्यावरण पे आपका कितना खर्चा हुआ, कितना सिस्टम लगाया, डेली का खर्चा कितना है, प्रोडक्शन में कितना है, उसमें पावर कितनी लगती है। और हम लोगों ने भी पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में अलग से मीटर लगवा दिए हैं पिछले 10 सालों से। तो अब ये इस तरह की जो लोगों की प्रवृत्ति है इसमें काफी सुधार हुआ है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट वो लोग नहीं खरीदते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड करते हैं। आपको याद होगा अपने यहां से अमूल बटर जब गया था एक बार यूरोप के किसी कंट्री को, तो उन्होंने उसका पहले सैंपल टेस्ट किया। जब ये सैंपल टेस्ट किया उन्होंने बोला नहीं इसमें तो पेस्टिसाइड है, तो उन्होंने उसको वापस करने के लिए कहा कि नहीं आप वापस ले जाइए कंसाइनमेंट, और हम आपको ब्लैक लिस्ट करते हैं। फिर उनको ध्यान में आया नहीं ये वापस ले जाएंगे तो ये भारतवर्ष में खिला देंगे लोगों को। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप रखिए इसको यही समुद्र में डालिए आप पूरे को, कचरे को, ये कचरा हो गया बोले, अब मछलियां खा लेंगे इसको। तो जब ऐसे कुछ उदाहरण हुए तो फिर हमारे लोगों की प्रवृत्ति में सुधार आया और उन्होंने वो हथकंडे अपनाने बंद कर दिए। लेकिन अभी भी, अब मैं आता हूं बिजली के उस पर, थर्मल पावर पर। थर्मल पावर से पोल्यूशन लगभग 10 से 11% है वायु प्रदूषण, और जल प्रदूषण भी लगभग 9-10% है। अब हमारी विडंबना यह है कि कोल हमें जो मिल रहा है इसमें 35 से 40% फ्लाई ऐश है, राख। इस राख का बहुत कम उपयोग हो पा रहा है अभी,
क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ मापदंड बनाए थे कि रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोग हो जाएगा, हो रहा है, बड़े शहरों में हो रहा है, लेकिन आज भी छोटे शहरों में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी न किसी दबाव में आकर के और वो 10 बहाने बना के और उसको अलग कर देते हैं। इसी तरह से ईंट बनाने और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि काफी ब्रिक्स अभी अब जो नागपुर से आ रही हैं वो फ्लाई एश पर आ रही हैं। और एक और हुआ कि फ्लाई एश को सीमेंट में मिलाने की अनुमति 2001 में भारतीय मानक ब्यूरो ने दे दी। तो करीब करीब 35% सीमेंट में इसको सीधे मिलाया जाता है, उसको पोज़ोलाना सीमेंट बोलते हैं, लेकिन सीमेंट में मिलाने की 35% तक अनुमति हो गई है। तो 22-25% तक तो आराम से मिला रहे हैं। अब आप देखिए कि लगभग 1 मेगावाट प्लांट, 1 मेगावाट की क्षमता का प्लांट यदि 25-30 साल चलता है तो आधा हेक्टेयर जमीन उसको सिर्फ फ्लाई एश डिस्पोजल के लिए लगती है। तो बहुत बड़ी जमीन हमारी फ्लाई एश की डिस्पोजल में ही खर्च हो गई। ठीक उस तरह से जैसे आप देखिए, कल्पना करिए कि रोज हमारा कचरा 1000 से 1200 टन निकल रहा अकेले भोपाल से, तो कितनी जमीन चाहिए यदि हम इसको खाद नहीं बनाएंगे, इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे, इसको भराव में उपयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अभी फ्लाई एश के भी नियम आ गए हैं कि फ्लाई एश को जमीन पर अपवहन नहीं करना है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी भी कोरबा हो चाहे सिंगरौली हो, ऐसे पावर प्लांट के हब हैं कि जहां कई एकड़ जमीन फ्लाई एश के नीचे दबी पड़ी है। तो 2 चैलेंज पोल्यूशन के लिए बहुत बड़े बड़े हैं। पहला तो यह है कि हमारा जो सीवेज है इसका ट्रीटमेंट अभी भी नहीं हो पा रहा। मुश्किल से 20-25% सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी किस हद तक हो रहा है, निर्धारित मानकों तक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। बस यही कहा जा रहा है कि साहब पैसे नहीं है और पैसे की बड़ी किल्लत है। अभी कुछ शहरों में शुरू कर रहे हैं, मसलन इंदौर में उन्होंने शुरू किया था, भोपाल में भी शुरू किया है, लेकिन अभी भी 70% क्षेत्र में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये समस्या बनी हुई है। इसी तरह घरेलू कचरे की समस्या भी बनी हुई है। अब आते हैं वृक्षारोपण पर। शहर बढ़ रहे हैं, आबाद गति से बढ़ रहे हैं। आप देखिए हमारे भोपाल का भी मास्टर प्लान अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा। कहीं तो हमें बैरियर लगाना पड़ेगा कि भाई मंडीदीप के आगे शहर को नहीं बढ़ने देंगे, उसके बाद हम प्लांटेशन कर दें कुछ 1-2 किलोमीटर का। इंदौर रोड पर भी ऐसे ही बैरागढ़ के बात कर दें हम। तो ये सोचने की आज बहुत आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि 25 सालों में हम यहां से नागपुर को जोड़ दें और यहां से हम इंदौर को जोड़ दें, तो पता चला सब कंक्रीट ही कंक्रीट रहेगा, ना हमें प्राणवायु ठीक से मिलेगी और हम जीवेम शरदा शतम की तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। पानी की जहां तक है कि जब तक हम देखिए लोकतंत्र वाली बात जो है, इसमें लोक जो है 99% है, वो तंत्र मुश्किल से 1 से 2% के बीच में है, 1 से 1.5%। यहाँ काफी विद्वान और अनुभवी रिटायर्ड लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो सब ये चीजों को जानते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जब तक हम अपने खुद हम व्यवस्थित नहीं होंगे कि भाई हमें सब्जी लेने जाना है तो हम पॉलीथिन कैरी बैग नहीं ले जाएंगे, हम थैला ले जाएंगे। क्योंकि अभी भी लोग जाते हैं तो साहब धनिया अलग, मिर्च अलग, नींबू अलग, 2-3 सब्जियां अलग, 2-3 फ्रूट्स अलग, ऐसा करके 15-20 पॉलीथिन लाते हैं और इसके बाद में उन्हीं पॉलीथिन में सब्जियों के छिलके या खराब भोजन फेंक देते हैं घर के बाहर। अब तो नगर निगम का आदमी आने लगा है, जो वो कचरा गाड़ी आती है उसमें देने लगे हैं, परंतु फिर भी इसमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके हम नागरिकों को देना चाहिए। तो जब तक हम नागरिक सहयोग नहीं करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल वाले पुनीत कार्य में, तो ये सरकार के भरोसे अकेले नहीं हो सकता ये मिशन, और ना ही अकेले ये एनजीओ के भरोसे हो सकता है। हर नागरिक को इसमें काम करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि ऋग्वेद में जल और वायु के लिए नियम बने थे, इसी तरह पृथ्वी के लिए भी बने थे। आपको याद है वास्तु शांति का भी है, जिसमें
वनस्पति से लेके सबकी शांति की हम निवेदन करते हैं। तो इसीलिए 42वें अमेंडमेंट जब हुआ तो फंडामेंटल ड्यूटी 51G में आ गई है कि वो भी कहां से आई है, यहीं से आई है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव भी रखना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, वृक्षों का संरक्षण करना है। ये हर व्यक्ति की ड्यूटी हो गई। ठीक उस तरह से जैसे आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो याचिका दायर कर सकता है कि साहब मुझे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और जीने की आजादी चाहिए, उसी तरह ये ड्यूटी पे भी उनको, हर नागरिक को फोकस करना चाहिए। हम वृक्षों को लगाएं, अपने घरों में लगाएं। अभी आप देखिए, अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि 2000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट है अगर भोपाल में, तो उसमें 15% जगह छोड़ना है कच्ची, ताकि आप प्लांटेशन कर लें, उसमें कुछ कर लें। लेकिन लोगों ने तो पूरा पक्का कर दिया। तो ये उन्हीं को सुधारना पड़ेगा कि जब वर्षा का जल आता है तो उसका संरक्षण भी करें, उसको भूमि में उतारें और वृक्ष लगाएं। अगर आसपास पार्क है तो उसमें लगाएं और वृक्षों का संरक्षण भी करें। मेरे घर के सामने एक महुए का पेड़ है, बहुत लोगों ने कहा कि साहब इसको कटवा दें, ये रोड के बीच में आ रहा। मैंने कहा नहीं, इससे एक फायदा यह है कि शायद आसपास 4-5 मोहल्ले में महुए का पेड़ नहीं है, कभी बच्चों को दिखा तो सकते हैं आपके फ्रूट कैसे आते हैं, फल कैसे आते हैं, फूल कैसे आते हैं। प्रकृति को अध्ययन तो ऐसे ही होगा। दूसरा, मैंने कहा जो लोग हाईवे समझ के कॉलोनी की रोड को बहुत तेजी से आते हैं, वो कम से कम पेड़ देख करके रुक तो जाते हैं। तो ऐसा करके बचाए, लेकिन कब तक बचेगा वो मुझे समझ में नहीं आता। शायद अगर मैं घर छोड़ दूंगा 8-10 साल के बाद, तो शायद वो पेड़ भी लोग कटवा देंगे। तो कुल मिला के यह है कि हमें को चलना पड़ेगा कि हम प्रकृति के जो हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, और धरती है, अन्न है, हम इनका मितव्ययता से उपयोग करें, प्रकृति के प्रति आदर भाव रखें। हम में जो अहंकार आ गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नदियों को कितना भी खोद सकते हैं। अभी आप देखिए, कभी स्टडी नहीं हुई कि किस नदी में कितनी रेत आई, इस साल कितनी बारिश हुई, उसका कैचमेंट एरिया कितना है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछली सरकारों ने भी स्वीकारा है और अभी वर्तमान सरकार भी स्वीकार करती है कि अवैध खनन हो रहा, और अवैध खनन इतने तरीके से हो रहा है कि आपका दिल दहल जाएगा ऐसा देख करके कि मैकेनिकल रूप से वो एक तरफ तो नर्मदे हर बोलते हैं, माता बोलते हैं, दूसरी तरफ अपने घर में अगर हवन होता है तो उसका कचरा ले जाके नर्मदा जी में ही फेंकेंगे, चाहे वो 2 महीने बाद नर्मदा जी जाए। तो हमें कुछ इन प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा, स्वनियंत्रित होना पड़ेगा। अब भाई कार धोना है तो आप देखिए कि रोड पे पानी बहता है, लोग ऐसी कार धोते हैं, रोज धोते हैं, चाहे तो एक बाल्टी में भी धो सकते हैं। लेकिन चूंकि अब लोगों को खींचना नहीं पड़ता ना पानी, पहले तो कुएं से खींचना पड़ता था। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था 5वीं-6वीं में, तो कुएं से पानी खींचते थे और 1-2 बाल्टी पानी में तृप्त हो जाते थे। अब तो ऐसा है कि साहब टंकी में पानी है, बच्चों को ये भी नहीं मालूम पानी आता कहां से है, बोले टंकी से आता। टंकी नगर निगम से आता, नगर निगम पाइपलाइन से आता। नदी भी शायद बहुत कम बच्चों ने देखी है, या जब पढ़ते हैं तो किताब में पढ़ के भूल जाते हैं। तो ऑन कर दिया नल, अब साहब गाना लगा है या कुछ भी लगा है, अपना नहा रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं कितना पानी चला गया। तो हमें कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, महर्षि ऐसे नहीं थे, वो केवल माला जपने के लोग नहीं थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो ये देखते थे कि हजारों वर्षों तक मानव सभ्यता कैसे कायम रहेगी। इस दृष्टिकोण को रखते ही उन्होंने जल पूजन का, वायु पूजन का, और पेड़ों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, खेतों की पूजा, भूमि पूजन, ये सारे संस्कार बनाए हुए थे। उनका यह था कि आप पृथ्वी से कुछ ले रहे हैं, जल से ले रहे हैं, वायु से ले रहे हैं, सूर्य भगवान से ले रहे हैं, तो आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, मतलब धन्यवाद व्यक्त करें। आप अगरबत्ती ना लगाएं, लेकिन कम से कम ये तो आप जब धन्यवाद व्यक्त करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम कितना बेकार भी कर रहे हैं किसी संसाधन को। मसलन विवेकानंद जी ने कहा है, please audit yourself daily. If you don't find any mistake in yourself, you are at a wrong path. अगर आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हैं। अब हम क्या सोचते हैं मोटा मोटा, कहां ज्यादा पैसा खर्च हो गया, कहां ज्यादा टाइम खर्च हो गया, कहां ज्यादा गाड़ी घुमा दी, यही सोचते हैं।
यदि हम मन कर्म वचन से सोचें कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का भी कभी हमने दुरुपयोग किया, कि अगर उस गमले में एक छोटे डब्बे पानी की जरूरत है रोज, तो आप उतना ही डालिए। अगर कार या स्कूटर आपकी आधी बाल्टी एक बाल्टी से धुल सकती है तो उतनी धुलिए। अगर धूल नहीं अनावश्यक तो आप सिर्फ पोंछा लगा दीजिए, आपको रोज साफ करना है ना, आप वैसा कर लीजिए। ये दिन दूर नहीं जब आपको दूध के पैकेट के साथ पानी के पैकेट भी आएंगे, इसकी भी राशनिंग हो जाएगी। एक तरह से हो गई है, आप अपनी बोतल खुद लेके चल रहे हैं, चाहे किसी से मिलने जाएं, चाहे कार्यालय जाएं, चाहे बाजार शॉपिंग को जाएं, अब आपका एक आवश्यक अंग हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी नागरिक ये सोचें कि वो अकेले क्या कर सकते हैं, पहले कि हम अकेले क्या कर सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जल को कहां तक बचा सकते हैं, क्योंकि जल हम जो बचाएंगे वही हमारा मतलब वही हम बना पा रहे हैं। हम कोई प्राकृतिक चक्र को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी लैब में नहीं बना सकते हम हवा और पानी को कि साहब हम तो साहब न्यू मार्केट में जाएंगे और $1000 खर्च करेंगे और साहब 1 महीने की टंकी ले आएंगे। नॉट लाइक दैट। लाएंगे कहां से, आपको उसी साइकिल से तो आएगी। और क्या आप सोचते हैं कि आपके घर में एसी, आपकी कार में एसी है तो बाहर जो कचरा जल रहा है या जो पेट्रोल से या डीजल से जो मतलब वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा, क्या वो क्वालिटी की हवा आप नहीं ले रहे हैं? आप ले रहे हैं। सिर्फ आपको आभास ये हो रहा है कि आपको अपेक्षाकृत थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर से कम है आपकी कार में या आपके ऑफिस में या आपके घर में, लेकिन गुणवत्ता वही है। इसीलिए मान के चलिए, अभी देखिए आरओ भी जो लोग लगाते थे उसके भी कुपरिणाम आने लगे हैं कि मिनरल लॉस हो रहा आपकी बॉडी से। इसीलिए पहले के हमारे बुजुर्ग बोलते थे, घाट घाट का पानी पिया है हम सब जानते हैं हमें मत सिखाओ। तो मेरा निवेदन यह है कि हम जब सब्जी मंडी जाएं या सब्जी खरीदने या बाजार जाएं तो एक थैला लेके जाएं, दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कहें और इसको एक स्टेटस सिंबल बना लें कि हम थैला लेके चलते हैं। जैसे बड़े बड़े एनजीओ के जो सीईओ है ना, वो अपना वो बगल में एक थैला लटका के चलते हैं, भले वो 7 स्टार होटल में रुके हो, 5 स्टार में रुके हो, एनीवे, पर हमें कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी तरह जब हम गाड़ी का उपयोग करें तो आवश्यक करें कि भाई पूल में उपयोग कर लें, या कोई रास्ते में जा रहा उसको जाना है कहीं और यदि वो पैदल जा रहा, यदि आप उसको लिफ्ट दे सकते हैं, समय है तो आप बराबर दे दीजिए। तो गाड़ी का वाहन का उपयोग कम से कम करें, यथासंभव पैदल, कुछ साइकिल का भी इस्तेमाल करना शुरू करें। वो कहते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से जब पूछा गया कि भगवान आप तो साक्षात हैं, आपको कर्म करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म हम इसलिए कर रहे हैं, कर्म नहीं सत्कर्म या अच्छे कर्म, कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। तो यदि सब लोग कुछ समय थोड़ी दूरी के लिए अगर साइकिल भी उपयोग करेंगे, सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, अगर साइकिल भी उपयोग करेंगे तो दूसरे लोग प्रेरणा लेके वो कहेंगे नहीं अब स्टेटस सिंबल साइकिल हो गया है। इसी तरह मोबाइल है, भाई आप बार बार क्यों बदलते हैं? टीवी है, बार बार क्यों बदलते हैं कि नया मॉडल आया और आपने बदल दिया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना हो रहा? लगभग एक जो हमने अभी 2 लाख मेट्रिक टन बताया है पर डे जो कचरा जनरेट हो रहा है, इसमें 1% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, 1% बायोमेडिकल वेस्ट भी है और फैक्ट्रियों का वेस्ट लगभग 10% है। इसलिए हमें अलर्ट होना चाहिए, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए उस दृष्टि से कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, हमारे लालच को नहीं, हमारे अहंकार को नहीं। और प्रकृति के प्रति हमें आदर भाव रखते हुए हमें उसका उपभोग करना चाहिए। एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि 1.5 बिलियन मैट्रिक टन जो है फूड वेस्ट होता है और 1.5